रानी रूपमती। एपिसोड 55। ये कुछ पल। राजकुमार यशवर्धन के गुस्से की वजह रूपमती को अब तक समझ नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यशवर्धन को इतना गुस्सा किस वजह से आ रहा था। रूपमती ने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था। वो बस महारानी अमृता देवी को अपनी बात समझा रही थी और उनसे ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जब वो यशवर्धन से विवाह करना ही नहीं चाहती हैं, तो फिर वो कैसे मंदिर जाकर इस रिवाज को पूरा कर सकती हैं। और इसी बात को यशवर्धन ने दरवाजे के पीछे से सुन लिया था। जब उन्होंने इस तरह रूपमती को ये सब कहते हुए सुना, तो उन्हें लगा कि रूपमती उनकी माँ की बेइज्जती कर रही हैं और इसीलिए वो गुस्से में रूपमती के पास जाकर उन्हें भला बुरा कहने लगे। वहीं दूसरी तरफ महारानी अमृता देवी भी यशवर्धन को ये कहकर अपने साथ ले आई कि वो अपने साथ मंदिर जाने के लिए राजकुमारी मधु को साथ ले लेंगे। राजकुमारी मधु के पास जाकर महारानी अमृता देवी ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, चलिए राजकुमारी मधु, मैं आपको और राजकुमार यशवर्धन को कुल देवी के मंदिर ले जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। पर इससे पहले तो आपने मुझे मंदिर जाने के लिए नहीं कहा। आप तो अपने साथ राजकुमारी रूपमती को लेकर जाने वाली थी ना, तो फिर अचानक मुझे कैसे? क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है? नहीं राजकुमारी मधु, जरूरी नहीं है कि हमारे महल में केवल षड्यंत्र ही रचे जाते हों। कभी कभी कुछ काम हमें अपनी सोच समझ और बुद्धि से भी लेने पड़ते हैं। खैर, हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए देर हो रही है। तुम चलना चाहती हो तो हमारे साथ चल सकती हो। महारानी अमृता देवी का ये व्यवहार मधु के लिए भी थोड़ा अनजाना सा था। मधु ने ज्यादा देर नहीं की, ना ही ज्यादा नानुकुर की, क्योंकि उसे पता था उसे तो साथ जाना ही था। इसलिए वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। यशवर्धन के साथ वो आराम से कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए चली गई। वहीं रूपमती अपने कक्ष में अभी भी यहाँ से वहां टहलकर यशवर्धन के व्यवहार को लेकर परेशान थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यशवर्धन का व्यवहार उनके प्रति इतनी कटुता भरा क्यों था। एक दासी जो कि वहीं बैठी राजकुमारी रूपमती के आवभगत और सेवा में हाजिर थी, उसने जब रूपमती को इस तरह परेशान देखा तो वो अपनी जुबान संभाल कर धीरे से डरते हुए बोली, महारानी रूपमती, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? राजकुमार यशवर्धन है वो तो किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं ना। यही मुझे पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम औरत हो तो तुम कमजोर हो? तुम लोगों ने अपना ही रवैया क्यों बनाकर रखा है? हम औरतें हैं तो क्या हम कमजोर हैं? क्या हम उनके पैरों की जूती हैं कि वो जब जो कुछ कहें हमसे कुछ भी कहकर चले जाए? नहीं, तुम एकदम गलत कह रही हो। हम उनके पैरों की जूतियां नहीं हैं। हम इंसान हैं। हमारी भी कोई इज्जत है और हमारा भी कोई अहंकार है। हमारा भी आत्मसम्मान है। हम क्यों उनके सामने झुके हर बात को लेकर? और राजकुमार यशवर्धन को क्या लगता है कि वो मुझे कुछ भी कहकर चले जाएंगे और मैं आराम से सुनती रहूंगी? नहीं, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने जो मुझे कहा है ना, उसके लिए तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। खैर, ये उनकी समस्या है, लेकिन मैं इस समस्या का हल बहुत जल्द ढूंढ लूंगी। रूपमती ने गुस्से में जो यशवर्धन के लिए उसके दिल में था उदासी से कह दिया था। वहीं यशवर्धन मधु के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए पहुंच चुके थे। कुलदेवी का दर्शन करने के बाद ये लोग वापस निकल आए। मधु बहुत खुश थी। आज उसकी वर्षों पुरानी मुराद जो पूरी हो गई थी। वो तो हमेशा से राजकुमार यशवर्धन के साथ और आसपास रहना चाहती थी और महारानी अमृता देवी उसकी इस काम में बखूबी मदद कर रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा खुशी के मारे खिला हुआ था। राजकुमार यशवर्धन जहां अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो वहीं उनके पीछे पीछे दो पालकी भी जा रही थी, जिनमें एक में राजकुमारी मधु थी तो दूसरी में महारानी अमृता देवी। और इन पालकियों को उठाकर कुछ सैनिक भी राजकुमार यशवर्धन के पीछे पीछे जा रहे थे। यशवर्धन भले ही घोड़े पर सवार था, लेकिन अभी भी उसके मन में रूपमती का वो व्यवहार छुपा हुआ था। उसके मन में यही चल रहा था कि रूपमती ने अपनी उसकी माँ यानी कि महारानी अमृता देवी से इस तरह का व्यवहार क्यों किया, और वो जल्द से जल्द महल पहुंचना चाहता था। महल पहुंचकर वो अपने घोड़े से उतरा और राजकुमारी मधु और महारानी अमृता देवी का भी इंतजार नहीं किया। वो सीधा रूपमती के कक्ष की तरफ रवाना हो गया। रूपमती इस समय अपना श्रृंगार कर रही थी
और उन्होंने हल्का हल्का श्रृंगार अपने चेहरे पर लगा रखा था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि राजकुमार यशवर्धन के कदम उनके कक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। वो बस अपने ही खुशी में तैयार होती जा रही थी। तभी अचानक उन्होंने राजकुमार यशवर्धन को सामने से कक्ष में आते हुए देखा। राजकुमार यशवर्धन को आते हुए देख वो अचानक अपनी जगह से खड़ी होकर धीरे से बोली, राजकुमार, आप यहाँ? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? इस बार राजकुमारी रूपमती का व्यवहार फिर भी अच्छा था, लेकिन यशवर्धन ने बहुत ही कटुता से बात की थी, जिसे सुनकर रूपमती ने सर हिलाते हुए कहा, जी ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये महल भी आपका है, ये कक्ष भी आपका है, लेकिन बस आप अचानक अभी अपनी कुलदेवी के मंदिर गए थे ना? हाँ, वो मैं लौट आया वहां से। ये तो अच्छी बात है, आपके दर्शन हो गए अच्छे से। इस बात की परवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि आप चाहती क्या हैं? राजकुमार यशवर्धन, आप जानते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपसे सगाई करना नहीं चाहती हूँ, फिर भी सगाई की प्रतिक्रिया को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए राजकुमारी रूपमती, आप मुझसे विवाह करना नहीं चाहती, ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी ये बात समझिए कि जब तक आप इस महल में हैं, आपको कुछ रीति रिवाज के साथ ही रहना पड़ेगा, और रीति रिवाज के साथ ही आपको हमारी बात माननी होगी। अगर आप हमारे खिलाफ जाकर, हमारे रीति रिवाज के खिलाफ जाकर कोई भी कदम उठाएंगी तो हम सब के लिए खतरनाक होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात साफ साफ तरीके से समझ पा रही होंगी। राजकुमार यशवर्धन की बात सुनकर रूपमती ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ यशवर्धन जी, पर मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहती। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद भी मुझे क्यों दबाव में लाया जा रहा है? क्यों मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि मैं आपसे विवाह करूं? आप पर किसने दबाव डाला राजकुमारी रूपमती? मैं तो इतने दिन से यहाँ हूं, मैं तो कभी किसी को आप पर दबाव डालते हुए नहीं देखा। ये तो आपकी सोच है। आपको लगता है कि सब आप पर दबाव डाल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आप पर दबाव नहीं डाल रहा है। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन कम से कम मेरे बड़ों की और मेरे पूर्वजों की इज्जत करना सीख लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप इस महल में जब तक रहना चाहती हैं रहिए, लेकिन कम से कम इज्जत से। आपको जिस तरह इज्जत मिल रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तरह आप मेरे लोगों को भी प्रेम और इज्जत देंगी। यशवर्धन अपनी बात कहकर वहां से जाने लगा। तभी अचानक फिर वो मुड़ा और रूपमती की तरफ देखते हुए बोला, और एक बात, ये सोचना भी मत कि आप इस महल से भाग सकती हैं। राजकुमार यशवर्धन को ये कहते हुए सुनकर रूपमती चौंक गई। आखिर यशवर्धन चाहता क्या है? जब रूपमती ने साफ साफ कह दिया कि वो उससे विवाह करना नहीं चाहती है, तो यशवर्धन क्यों रूपमती को यहाँ कैद कर रखना चाहता है? क्या उसका इरादा रूपमती को यहाँ कैद कर रखकर उससे विवाह करने का है? ये सोचकर रूपमती अंदर तक सिहर गई। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ उसके साथ हो। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि यशवर्धन ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। वो भी ये सब सोच रही थी कि तभी अचानक उसने देखा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि खिड़की के पास कोई है, वो तेज कदमों से बढ़कर खिड़की के पास गई। खिड़की के पास जाकर जैसे ही उसने अपनी निगाहें फेरी तो सामने प्रताप खड़ा था। प्रताप को देखकर वो चौंक गई। वह हैरानी में बोली, प्रताप, तुम यहाँ कैसे आए? वो बस मैं तुमसे बात करने आया था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, अंदर आ जाओ। नहीं, इतना समय नहीं है कि मैं अंदर आ पाऊं, पर मैंने अभी अभी सुना कि यशवर्धन ने तुम्हें क्या कहा। तुम क्यों यहां से भाग नहीं जाती हो? यशवर्धन तुम्हें ऐसे कभी आजाद नहीं करेगा। अगर तुम यहां से मुक्त होना चाहती हो तो मेरा कहना मानो, यहां से भाग जाओ। प्रताप, तब तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कुछ दिनों के बाद यहां से लेने के लिए आओगे, लेकिन तुमने वो वादा भी नहीं निभाया। मैं मजबूर हूं राजकुमारी रूपमती, मेरी मजबूरी समझिए आप, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर आपको यहां नहीं रहना तो यहां से भाग निकलिए। इसी में आपकी भलाई है। प्रताप, मेरे लिए यहां से भागना इतना आसान नहीं है। तुम देख रहे हो ना कि यहाँ कितने सारे सैनिक मेरे आगे पीछे घूमते हैं। दास दासी भी मेरे पीछे तैनात हैं। ऐसे में मेरे लिए यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूं।
मैं समझ रहा हूं रूपमती कि तुम्हारे लिए यहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम यहां फंसी रह गई तो तुम्हें यशवर्धन से मजबूरी में विवाह करना होगा, जो कि तुम नहीं चाहती हो। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। प्रताप अपनी बात कहकर वहां से निकल गया। रूपमती सोचती रही कि आखिर में प्रताप ने जो कहा वो सच है। अगर उसे सच में यशवर्धन से विवाह नहीं करना है तो उसे यहां से भागना ही होगा। लेकिन कैसे? इससे पहले भी वो यहां से भागने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उस समय यशवर्धन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। और अब अगर उसने फिर से यहां से भागने की कोशिश की और यशवर्धन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया तो फिर मुसीबत और बढ़ जाएगी। क्या करेगी अब राजकुमारी रूपमती? कैसे भागेगी वो यहां से? क्या चल रहा था उसके दिमाग में और क्या कहना चाह रहा था प्रताप? आखिर प्रताप क्या चाहता था रूपमती से? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। रानी रूपमती। जहां राजकुमार यशवर्धन इस बात से परेशान थे कि रूपमती ने उनके माँ पापा के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया था, वहीं रूपमती इस बात से परेशान थी कि यशवर्धन का ये व्यवहार उसके प्रति बहुत बेकार था। प्रताप ने जो उससे कहा उसे सुनने के बाद तो वो और ज्यादा हैरान रह गई थी। उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसे अब यहां से भाग जाना ही चाहिए और इस बारे में फिर राजकुमार यशवर्धन से बात करनी चाहिए। इस बार उसने तो सोच लिया था कि वो यशवर्धन के पास जाएगी और उनसे इस बारे में बात करेगी। गुस्से में अपने कदम बढ़ाते हुए रूपमती सीधा यशवर्धन के कक्ष की तरफ जाने लगी, पर वो कक्ष में प्रवेश कर पाती उससे पहले उन्होंने कक्ष में किसी के हंस हंस के बात करने की आवाज सुनी। जैसे ही उनके कानों में वो आवाज पड़ी वो सुनने रह गई। यह आवाज तो राजकुमारी मधु की थी। उन्होंने इसे ध्यान से सुनने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि यशवर्धन और मधु के बीच की कोई बात सुने, लेकिन अचानक ही उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया जिसे सुनकर उसके कदम अपने आप ठहर गए। राजकुमार यशवर्धन, आज कुलदेवी के मंदिर में आपने मुझे ही मांगा ना? मधु की ये बात सुनकर राजकुमार यशवर्धन हंसकर रह गए। वो इस समय मधु को नाराज करना नहीं चाहते थे, ना ही वो चाहते थे कि उनकी मां को ठेस पहुंचे। वो पहले ही रूपमती की वजह से चिंतित थे और उन्हें ठेस पहुंच चुकी थी, इसलिए वो मधु की बात का कोई उल्टा सीधा जवाब देकर अपनी मां को एक बार फिर दुखी करना नहीं चाहते थे। रूपमती ने केवल इतनी बात सुनी थी और उसे लगने लगा था कि शायद वो जो सोच रही हो वो सच है, या यशवर्धन उसे भी पाना चाहते हैं और मधु को भी। उसके विचार यशवर्धन को लेकर बिल्कुल सही हैं। यशवर्धन बस सबके साथ इस तरह रहना चाहते हैं जैसे उन्हीं के लिए ही सारी औरतें मरती हों, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें केवल एक के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए, ना कि हर लड़की की तरफ देखकर उसे अपना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय रूपमती को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे इसी बात से तो जलन थी कि यशवर्धन हर किसी से सामान्य व्यवहार कर हर लड़की को अपने प्रति भावुक करते हैं और उन्हें यही बिल्कुल पसंद नहीं आता था। और एक बार फिर यशवर्धन को इसी हाल में देखकर वो और ज्यादा दुखी हो गई थी। जहां राजकुमारी रूपमती अपनी कक्ष की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ महारानी अमृता देवी इस समय महाराज के सामने खड़ी थी। महाराज ने अमृता देवी को देखते हुए कहा, तो क्या निर्णय लिया है आपने? क्या चाहती हैं आप कि मधु और रूपमती में से कौन सही है? मुझे लगता है हमें मधु को और रूपमती को दोनों को एक एक मौका देना चाहिए। हम देखते हैं कि कौन किस मौके में सही साबित होता है। हो सकता है कि रूपमती खुद को सही साबित कर पाए। महारानी अमृता देवी पहले खुद रूपमती के लिए झुकाव ले रही थी, लेकिन जब उन्होंने मधु की बात सुनी और मधु ने वापस से रूपमती को लेकर भड़काया, तो महारानी का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसे पहले था। वो इस समय रूपमती की तारीफ में ना तो एक लफ्ज सुनना चाहती थी, ना ही रूपमती के बारे में उन्हें सुनकर कोई खुशी हो रही थी। उन्होंने महाराज की तरफ देखते हुए कहा, एक मौके की क्या जरूरत है? आज जो हुआ क्या वो काफी नहीं है? देखिए, आज जो हुआ
उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि रूपमती को एक मौका देने की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रूपमती जो हमें दिखाती हैं वो असल में वैसी है नहीं। महाराज जो वो दिखाती हैं वो वही हैं। आप भी समझने की कोशिश करिए। वो तो उसका हमेशा का ढोंग है। वो चाहती है कि हम सब उसके आगे पीछे घूमते रहें। उसे हम सब का ध्यान चाहिए, हम सब का आकर्षण चाहिए। वो चाहती है कि हमारा ध्यान बस उस पर जाए, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करती रहती है। आप उस पर इतना ध्यान ना दें तो ही ज्यादा अच्छा होगा। मेरा मानना है कि आप मधु को इस राज्य की वधू स्वीकार कर लीजिए और यशवर्धन और मधु की सगाई को जल्द से जल्द संपन्न कर दीजिए। महारानी अमृता देवी, अभी कुछ दिन पहले आप ही राजकुमारी रूपमती की तरफ झुकाव ले रही थी और अब आप उसके खिलाफ बोलने लगी। ऐसा क्या हो गया इन चंद दिनों में जो आप इतना बदल गई? महाराज, ये सवाल तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ ना कि चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया जो आप ही रूपमती की तरफ झुकाव लेने लगे? इस समय रूपमती को लेकर महाराज और महारानी दोनों के बीच झड़प सी होने लगी थी। जहां महारानी अपनी बात सिद्ध करने के लिए जिद पर अड़ रही थी, वहीं महाराज भी खुद को साबित करने के लिए जिद पर अड़े हुए थे और इन दोनों की वजह थी राजकुमारी रूपमती। वहीं दूसरी तरफ यशवर्धन और मधु की बातें हल्की फुल्की सुनकर ही रूपमती वहां से जा चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसे इन दोनों के बीच कांटा नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसने उन दोनों से कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से निकल आई। उसे इस तरह निकलते हुए देख मधु की दासी ने देख लिया था, लेकिन साथ ही साथ यशवर्धन के कमरे के बाहर मौजूद एक सैनिक भी ये चीज गौर कर चुका था कि रूपमती बहुत परेशानी में राजकुमार यशवर्धन से मिलने आई थी और वो अचानक ही वहां से जा चुकी थी। राजकुमारी मधु बाहर आई तो अचानक ही सैनिक जल्दी से यशवर्धन के पास भागता हुआ पहुंचा और धीरे से बोला, रूपमती जी अभी आपसे बात करने के लिए आई थी, पर जब उन्होंने देखा कि आप किसी और के साथ हैं, मेरा मतलब राजकुमारी मधु के साथ कक्ष में अकेले मौजूद हैं, तो वो वहां से चली गई। सैनिक वैसे तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन इस समय उन्होंने यशवर्धन के सामने हर बात साफ साफ कह दी थी। उस सैनिक की बात सुनकर यशवर्धन ने सर झुकाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम अब यहां से जा सकते हो। सैनिक के जाने के बाद यशवर्धन खुद में सोचने लगा कि रूपमती आई क्यों थी? क्या फिर से कोई बात हो चुकी थी या कोई और वजह थी? ऐसे कुछ सवाल उसके मन में चल रहे थे। मधु की दासी ने भी मधु को बता दिया। जब आप और राजकुमार यशवर्धन कक्ष में मौजूद थे तो उस समय रूपमती आप दोनों को अकेला देखकर बहुत हैरान रह गई थी और साथ ही साथ उस समय उनका चेहरा तो देखने लायक था। दोनों को साथ देखकर और आप दोनों को बात करते हुए सुनकर उनका चेहरा तो छोटा सा हो गया था, उनका मुंह देखने लायक था। उस समय उनके चेहरे पर जो हैरानी के भाव थे ना, वो आपको देखने चाहिए थे। मुझे लगता है उस समय अगर आप राजकुमारी रूपमती की हालत देखती तो आपको भी बहुत खुशी मिलती और आपकी जो कोशिश थी उस कोशिश में आपको ये लगता कि आप कामयाब हो गई। दासी की ऐसी बात सुनकर मधु ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए मुस्कुराकर दासी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता था कि ऐसा होना ही है। अब जल्दी राजकुमार मेरे कब्जे में होंगे। रूपमती खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। उसे लगता है कि यशवर्धन हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमेंगे। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज की एक हद होती है। आज जब रूपमती ने महारानी के साथ कुछ ज्यादा झड़प करने की और उनसे बहस करने की कोशिश की तो यशवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस समय उनका गुस्सा इतना ज्यादा तेज है कि वो किसी भी हालत में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है और ना ही राजकुमारी रूपमती को माफ करने के लिए तैयार है। ये सारी बातें सुनकर, रूपमती के बारे में जानकर वो दासी भी चुप रह गई, क्योंकि उसे पता था कि रूपमती का स्वभाव सच में ऐसा ही है। तो वहीं रूपमती अपने कक्ष में यहां से वहां घूमते हुए धीरे से बोली, सच में यशवर्धन का तो पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। वे ना मुझे यहां से जाने देने के लिए तैयार हैं, ना ही छोड़ने के लिए। प्रताप ने मुझे इतना समझाया, मुझे लगता है मुझे यहां से भागने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन यशवर्धन की वजह से मैं ऐसे भाग भी नहीं सकती। और यशवर्धन को जब मधु से ही विवाह करना है तो वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों इस तरह दिखावा करते हैं?
जैसे उन्हें मेरी बहुत परवाह हो और उन्हें मुझसे बहुत फर्क पड़ता है, जबकि हकीकत में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ दूसरी तरफ वो मधु के साथ भी घूम रहे हैं और चाहते हैं कि मैं भी उनसे विवाह कर उनकी रानी बन जाऊं। ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी। मुझे चाहिए कि मुझे प्यार करने वाले इंसान केवल मेरा हो, बस केवल मेरा प्यार है। मैं समझौता नहीं चाहती, मैं चाहती हूं कि मेरा प्यार किसी के साथ ना बटे। रूपमती को इस बारे में बहुत बुरी तरह पीड़ा पहुंची थी कि अचानक से यशवर्धन ने ऐसा क्यों किया था, और मधु को उनके साथ देखकर उन्हें चोट भी पहुंची थी। सब अपने अपने विवादों में लगे हुए थे। यशवर्धन को ये बात जब पता चली थी कि रूपमती उनसे मिलने आई थी, तो वो अचानक भाग कर गए। रूपमती भी परेशान थी और यहां से वहां घूमकर यशवर्धन के आने का इंतजार ही कर रही थी। जैसे उसने यशवर्धन को देखा तो वो शांत रह गई। यशवर्धन ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे मिलकर गया था। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे मिलने के लिए मेरे कक्ष में आई थी? क्यों? क्या मैं आपके कक्ष में नहीं आ सकती? क्या इस पर भी पाबंदी है? अगर है तो बता दीजिए, मैं आपके कक्ष में भी सोच समझ कर आया करूंगी। नहीं, मैंने कब कहा कि आपको कक्ष में आने के लिए पाबंदी है? आप हर बात को उल्टा क्यों लेती हैं? आप हर बात का मतलब उल्टा क्यों निकालती हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आपकी समस्या है क्या। मैं आपसे केवल एक सीधी सी बात पूछकर ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर आप मेरे कक्ष में आई थी तो क्या हुआ था? किस वजह से आपको वहां आना पड़ा था? मैं आपसे यही कहना चाहती हूं जो मैंने पहले कहा था। मुझे ये सगाई नहीं करनी, ना ही मुझे आपसे विवाह करना है। आप मुझे यहां से जाने की आज्ञा दें। तो मैंने आपको कब पकड़ा है? अगर आप जाना चाहती हैं तो जाइए। यशवर्धन का जवाब सुनकर रूपमती हैरानी में उन्हें देखने लगी। कहीं ना कहीं बात तो सच थी। उसने ये जरूर कहा था कि क्या रूपमती ने यहां से भागने की कोशिश की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन उसने उसे पकड़ा भी तो नहीं था। अब इन दोनों बातों में क्या अंतर था? रूपमती समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके लिए समझना बहुत जरूरी था कि यशवर्धन कह रहा है तो क्या कह रहा है। पर अब उसे कैसे भी करके जानने की जरूरत थी, और साथ ही वो चाहती थी कि वो यशवर्धन के साथ अपने संबंध ज्यादा अच्छे ना बनाए, क्योंकि अगर यशवर्धन के साथ संबंध अच्छे हुए तो लोगों को एक गलतफहमी हो जाएगी कि रूपमती के मन में यशवर्धन को लेकर कुछ तो है। तो क्या होगा आगे? क्या सच में यशवर्धन और रूपमती के बीच के संबंध टूट जाएंगे? और क्या कर रही है मधु इन दोनों को अलग करने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। यशवर्धन अभी भी रूपमती के सामने खड़े थे और रूपमती को भला बुरा कह रहे थे। तभी यशवर्धन ने यह भी कहा कि उन्होंने तो रूपमती को इस महल से जाने के लिए नहीं रोका है। रूपमती ये सच्चाई सुनकर ठहर सी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यशवर्धन ने बिल्कुल सच ही कहा था। वो भले ही उसे यहां से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद तो रूपमती को रोका नहीं था। यशवर्धन अपनी बात कहकर तो वहां से चले गए, लेकिन रूपमती परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि यशवर्धन ने जो कहा वो सच ही है, लेकिन अब यशवर्धन के जाने के बाद भी रूपमती जाना नहीं चाहती थी। वो पता नहीं क्यों यहां रुकना चाहती थी। उसके मन में एक अजीब सी भावना आ रही थी। एक अजीब सी भावना ने उसे झकझोर कर रख दिया था। वही मधु, जो कि एक अलग ही योजना में लगी हुई थी, वो अब रूपमती को इस प्रजा की नजरों में गिराने की कोशिश करने वाली थी। उसने सोचा था कि इस तरह वो रूपमती को यशवर्धन से दूर नहीं कर पा रही है। क्या हो अगर रूपमती को वो प्रजा की नजरों में गिरा दे? जब प्रजा ही रूपमती से चिढ़ने लगेगी तो यशवर्धन को अपने आप ही रूपमती को छोड़ना पड़ेगा।
ये सोचते ही मधु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हालांकि उस योजना को कामयाबी मिलने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत थी, इसलिए आसानी से कुछ नहीं होने वाला था। वहीं दूसरी तरफ आज एक बार फिर जब महारानी अमृता देवी और महाराज भूदेव के बीच बहस हुई तो वो एक दूसरे को तेज आवाज में कुछ उल्टा सीधा कहने लगे। महारानी अमृता देवी का झुकाव फिर मधु की तरफ बढ़ गया था और वहीं दूसरी तरफ महाराज भूदेव इस समय रूपमती का बचाव कर रहे थे। उसके पीछे का कारण यही था कि रूपमती के बारे में उन्होंने जो देखा था और रूपमती को उन्होंने जब एक मौका देकर समझने की कोशिश की थी तो उन्हें समझ आया था कि रूपमती वैसी नहीं है जैसा ही वो उसे समझते हैं। राजकुमार यशवर्धन ने कुमार साहब को अपने पास बुलाकर अपने हाथ पीछे की ओर बांधते हुए कुमार साहब की तरफ देखते हुए कहा, कुमार साहब, कुछ जरूरी इंतजाम करने हैं। मैंने कुछ सोचा है, उसे आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना है। जी राजकुमार यशवर्धन, क्या सोचा है आपने? आपके किस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना है, बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुमार साहब ने तुरंत ही हाँ कहा। यह देखकर यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, बात इतनी फिक्र की भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं चाहता हूं कि कल प्रजा हमारी रानियों से मिले। राजकुमारी रूपमती, राजकुमारी मधु और हमारी बाकी रानियों से भी मिले। प्रजा ने हमारी रानियां नहीं देखी। इसके पीछे का कोई मुख्य कारण आपको याद है? कुमार साहब, हर साल एक बार हम अपनी प्रजा और रानियों की बैठक करवाते हैं जिसमें प्रजा की कुछ औरतें अपनी कुछ जरूरी मुद्दे लेकर आती हैं। वे गंभीर मुद्दे होते हैं जो औरतें हमसे जिक्र नहीं कर सकती। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। यशवर्धन ने ये सब कहा और ये सुनकर कुमार साहब ने हाथ हिलाते हुए कहा, जी राजकुमार, मैं समझ रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं? कुमार साहब की बात सुनकर यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब आप कल प्रजा को बुलाएं। आज एक ऐलान करवाइए कि कल प्रजा की बैठक हमारे राजमहल की राजकुमारी से और रानियों से होगी। वे सब के सब अपनी अपनी समस्या लेकर यहाँ आ सकती हैं। उनकी समस्या का पूरी तरह से हल किया जाएगा। यशवर्धन की बात सुनकर और यशवर्धन का आदेश लेकर कुमार साहब वहां से चले गए और उनके आदेश मुताबिक उन्होंने ऐलान करवा दिया। जैसे पूरे में ऐलान हुआ तो आसपास की औरतें इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगी। अरे तुमने सुना, कल रानियां और हमारी बैठक है। तुम सब भी कोई शिकायत लेकर आने वाली हो क्या? शिकायत के लिए तो हजारों शिकायतें हैं, लेकिन हर शिकायत का हर बार हमें केवल मुआवजा दे दिया जाता है, हमारी समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता है। ये बात तो सच है, हमें हर बार निराश होकर ही लौटना पड़ता है। जो न्याय राजकुमार यशवर्धन करते हैं वो उनकी रानियां नहीं। ये बात तो सच है कि हर बार हमें निराश होकर ही लौटना पड़ता है। क्या पता इस बार हम निराश ना लौटे। इस बार राजकुमारी रूपमती भी है, हो सकता है वो हमारी समस्या को समझे। आपको लगता है जो खुद यशवर्धन को नहीं समझती हैं वो हमारी समस्या को समझेंगी? जो हमारे राजकुमार को नहीं समझती हैं, जो हमारे राजकुमार की भावनाओं की कदर नहीं करती हैं, वो हमारी भावनाओं की कदर करेंगी? उन औरतों को ये कहते हुए सुनकर एक दासी जो कि इस महल में काम करती थी, रूपमती के साथ रह चुकी थी, उसने उन औरतों को शांत करवाते हुए कहा, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आप सब गलत सोच रही हैं। राजकुमारी रूपमती आपकी भावना को जरूर समझेंगी। एक औरत होने के नाते रूपमती जी के विचार बहुत अलग हैं। राजकुमारी रूपमती खुले विचारों की है। वो खुले विचारों की हैं तभी तो उन्होंने उस दिन प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसी के साथ साथ और भी लड़कियों को आगे आने का मौका मिला था। अगर कल आप लोग अपनी समस्या लेकर जाएंगी तो हो सकता है रूपमती उसका कोई सही हल निकाल पाए। उस दासी की आवाज सुनकर वे औरतें उसे घूर कर देखते हुए बोली, अरे माधवी, तुम तो रूपमती के कक्ष में ही पहरा देती हो ना, तभी तुम उसकी तारीफ के इतने पुल बांधे जा रही हो। नहीं बहन, कैसी बातें कर रही हो? राजकुमारी रूपमती के कक्ष में पहरा देने से मैं उनके तारीफों के पुल क्यों बांधूंगी? मैं वही बता रही हूँ जो सच्चाई है। मैंने देखा है राजकुमारी रूपमती को औरतों के हक के लिए लड़ते हुए। एक बार वो मेरे हक के लिए भी लड़ी थी। उस दासी को ये कहते हुए सुनकर
वो औरतें हैरानी में उसे देखने लगी, क्योंकि उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो रूपमती इतनी घमंड में रहती थी, जो रूपमती यशवर्धन की भावनाओं की कद्र नहीं करती थी, वो औरतों की कद्र करती है। अब ये बात उन्हें कल ही पता चलने वाली थी। वहीं रूपमती के सामने आकर एक दूसरी दासी ने, जो वहीं उसकी रक्षा करती थी, उसने कहा, राजकुमार ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है। पैगाम है कि हर साल की तरह कल भी प्रजा और रानियों की बैठक होगी। जो रानी सबसे सही जवाब देगी और प्रजा को खुश करेगी, उनके सवालों से प्रजा खुश होगी, और जो प्रजा की औरतों की आधी से ज्यादा समस्या का सही सही समाधान करेगी, उन्हें राजकुमार यशवर्धन कोई खास तोहफा भी देंगे। राजकुमारी रूपमती ने ये सुनकर उस दासी को कुछ नहीं कहा और मन ही मन सोचने लगी, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब क्या करने वाले हैं ये? राजकुमार यशवर्धन के दिमाग में अब क्या चल रहा है? क्यों मुझे प्रजा से मिलवाना चाहते हैं? जैसे तैसे मैंने कुलदेवी के मंदिर वाली बात को टाला था। अब राजकुमार यशवर्धन ये प्रजा को मिलवाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पर प्रजा जैसे तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि फिर जैसे मिलकर मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं। अगर मुझे एक मौका मिला है कि मैं राजकुमार के राज्य की प्रजा की औरतों की कुछ समस्या का समाधान कर सकूं, तो मुझे इस बारे में खुशी होगी और मैं उनकी समस्याओं का समाधान भी ढूंढूंगी। रूपमती भले ही कैसी भी हो और वो भले ही सबकी नजरों में गिरना चाहती हो, लेकिन वो प्रजा की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहती थी। वहीं राजकुमारी मधु की दासी ने भी मधु को ये बात बता दी थी कि राजकुमार यशवर्धन ने कहा, कल रानियां और प्रजा की बैठक रखी है। हालांकि राजकुमारी मधु को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें प्रजा से कभी कोई मतलब था ही नहीं। उन्हें था तो इस राज्य की रानी बनने से, इस राज्य की सारी धन दौलत को अपने कब्जे में करने से और राजकुमार यशवर्धन को अपना बनाने से। प्रजा से उन्हें कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। अगले दिन बैठक शुरू हो चुकी थी। बैठक में कई औरतें आई थी। कई औरतें थीं जो कि इस महल की बैठक में शामिल हुई थी। इतनी सारी औरतों को देखकर यशवर्धन को हैरानी हो रही थी। हर बार केवल गिनती की 10 से 15 औरतें अपनी समस्या को लेकर आती थी, लेकिन इस बार यहाँ औरतों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी औरतों के पास क्या समस्या है। कहीं ना कहीं यशवर्धन को ये एहसास होने लगा था कि ऐसा तो नहीं, वो एक अच्छे राजा ही ना बन पाए हों, इसलिए इन औरतों को इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। हर कोई अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। राजकुमारी रूपमती भी अपने सिंहासन पर आकर बैठ गई। राजकुमार यशवर्धन ने औरतों के बीच की इस समस्या को गुप्त रखा। उन्होंने इसमें कुछ बहुत ही कम लोगों को बुलाया था। वे खुद यहाँ मौजूद थे और साथ ही साथ महारानी अमृता देवी। इसके अलावा और कोई यहाँ मौजूद नहीं था। धीरे धीरे राजकुमार यशवर्धन ने उन औरतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप सभी अपनी समस्याओं को लेकर अपनी मनपसंद रानियों के पास जा सकते हैं। आपको जिनसे सवालों के जवाब पाने हैं, आप उनके पास जाकर अपने सवाल कर सकते हैं। और अगर बात राज्य धन या राज्य कोष या राज दरबार से जुड़ी हुई है, तो मुझ तक भी मेरी रानियां ये बात जरूर पहुंचा देंगी। इसलिए आप सब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। सारी औरतें ये बात सुनकर एक एक कर उठकर जाने लगी। सारी औरतें अलग अलग रानियों के पास जा रही थी, लेकिन किसी के भी कदम रूपमती की तरफ नहीं पड़े। ये देखकर रूपमती को हैरानी भी हो रही थी, पर साथ के साथ उसे ये बात भी समझ आ चुकी थी कि अगर उसे कोई ना भी मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसे तो वैसे भी राजकुमार यशवर्धन की रानी बनने का कोई शौक नहीं था। और अगर प्रजा ही उससे रानी बनने की इच्छा नहीं रखती थी, प्रजा उसे रानी के रूप में स्वीकार नहीं करती थी, तो इस बात से उसे भी कोई बुराई नहीं थी। वो वैसे भी इस बात से खुश थी कि प्रजा उसे जितना अपना रही है उतना ही बहुत है। प्रजा ने जिस तरीके से अपना लिया वो उसके लिए बहुत था। वहीं राजकुमार यशवर्धन ने जब देखा कि कोई भी औरत राजकुमारी रूपमती के पास नजर नहीं आ रही है, तो वो भी हैरान हो गए। तो उन्होंने अपने पास खड़े कुमार साहब की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, क्या सच में प्रजा राजकुमारी रूपमती को मेरी पत्नी के रूप में देखना नहीं चाहती है, या फिर प्रजा तक ये खबर पहुंच चुकी है कि रूपमती मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? कुमार साहब ये बात सुनकर धीरे से बोले, पता नहीं राजकुमार यशवर्धन, इस बारे में तो मुझे खबर ही नहीं है।
पर यह बात फैलनी तो नहीं चाहिए थी। बात तो इतने गुप्त तरीके से रखी गई थी। किसी भी बात को कितना भी गुप्त रख लिया जाए, वो हवा की तरह फैल जाती है। आपको क्या लगता है हमारे चारों दीवारों में महल से कुछ बातें बाहर नहीं जाती हैं? हर बात प्रजा को पहले पता चल जाती है। हम बल्कि हमारे सैनिकों को, दासियों को, किसी को भी कितना भी रोक ले, मना कर ले, लेकिन उनके मुंह कभी भी शांत नहीं रहते हैं। राजकुमार को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि ये बात फैली तो फैली कैसे, कि यशवर्धन और रूपमती एक दूसरे से विवाह नहीं करना चाहते। हालांकि प्रजा को ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई केवल इतनी थी कि रूपमती यशवर्धन से विवाह के लिए तैयार नहीं थी। बहुत देर तक सारी औरतें अलग अलग रानियों के पास जाकर अपने सवालों के जवाब मांगने लगी। जब औरतों को जवाब मिल गया तो बात की बची कुछ 15 से 20 औरतें उठी और उनकी नजर सीधा रूपमती की दिशा में गई। ये वही औरतें थीं जिनसे कल उस दासी ने बात की थी, और दासी ने बताया था कि रूपमती हर समस्या का बहुत ही उम्दा तरीके से समाधान ढूंढती है। वे खड़ी हुई और उन्होंने रूपमती के पास जाकर जैसे ही अपनी समस्या को बताया, रूपमती की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गई। आखिर ऐसा क्या बताया था उन औरतों ने रूपमती को? क्या होने वाला था आगे? क्या रूपमती सच में करने वाली थी मुसीबत का सामना और देने वाली थी इन औरतों को उनकी समस्या का कोई तोड़? जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। राजकुमारी रूपमती के पास जैसे ही वे दासियां अपनी समस्या लेकर आईं, तो रूपमती को देखकर यशवर्धन मुस्कुराने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि राजकुमारी रूपमती सारी समस्याओं का सही समाधान करेंगी और सबको सही समाधान देकर खुश भी करेंगी। उन्हें उम्मीद थी कि रूपमती के समाधान से उनके प्रजा की औरतें खुश भी होंगी। रूपमती के पास एक दासी आई और उसने धीरे से कहा, राजकुमार ने कहा है कि अगर आपको किसी समस्या का समाधान करने में कोई भी परेशानी आए तो आप उनकी मदद ले सकती हैं। रूपमती ने यह सुनकर उस दासी की तरफ घूरते हुए देखा और फिर अपनी साड़ी का पल्लू एक हाथ से पकड़ते हुए हंसते हुए बोली, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद स्वयं कर सकती हूँ। राजकुमार यशवर्धन को क्या लगता है मैं प्रजा के सवालों का जवाब नहीं दे सकती हूँ? मैं इतनी कमजोर हूँ? मैंने भी अपने राज्य में बहुत सी चीजों को संभाला है, मुझे भी बहुत सी चीजों का अभ्यास है, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। रूपमती की बात सुनकर दासी शांत रह गई। हालांकि उसका काम केवल यशवर्धन का संदेश रूपमती को भेजना था, जो वो भेज चुकी थी। वहीं वे औरतें जो एक एक करके रूपमती के सामने आ रही थी, उनमें से पहली औरत रूपमती के सामने आई और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, राजकुमारी रूपमती, मेरे पति मेरे साथ साथ किसी और औरत के साथ भी रिश्ता बनाए हुए हैं। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ और उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, लेकिन इस तरह उनका किसी औरत के साथ होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकती हैं? रूपमती ने उस औरत की बात सुनते हुए कहा, तो फिर तुम्हें अपने पति को समझाना चाहिए। एक काम करो, अपने पति को समझाओ। अगर वो ना माने तो अपने बच्चों को लेकर अपने पति से अलग होने का इंतजाम करो। आप कैसी बातें कर रही हैं राजकुमारी? अपने पति से दूर होने के बाद तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मेरे लिए मेरे पति मेरे परमेश्वर हैं। अगर मैं उनसे दूर हुई तो फिर मेरे लिए जीना और ना जीना बराबर हो जाएगा। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूं कि तुम अपने पति से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूं कि कुछ पल के लिए अपने पति से दूर रहो, जिससे कि उसे एहसास हो पाए कि तुम्हारी कीमत क्या है, ताकि वो समझ पाए कि तुम्हारी कीमत उसकी जिंदगी में क्या है और वो खुद तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। जब तक तुम अपने पति को एहसास नहीं करवाओगी कि तुम्हारी कीमत उसकी जिंदगी में क्या है, वो तब तक तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारी कदर करे तो तुम्हें ये करना ही होगा। रूपमती की बात सुनकर वो औरत भी शांत रही। हालांकि वो समझ रही थी कि रूपमती क्या कहना चाह रही थी। रूपमती की बात से वो पूरी तरह सहमत होने लगी थी। रूपमती ने उसे कुछ देर तक और समझाया
और फिर रूपमती के पास से खुश होकर वो औरत खुशी खुशी अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ गई। जैसे ही वो वापस बैठी, एक दूसरी औरत आगे आई और उसने रूपमती से अपनी समस्या का विवरण किया। एक एक कर सारी औरतें आती रहीं और रूपमती उनके सवालों के जवाब देकर उनके साथ न्याय करती रही। दूर खड़े यशवर्धन इन बातों को अच्छी तरह सुन रहे थे और सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। रूपमती की सारी बातें सुनने के बाद सारी औरतें अपनी अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ गई। हर औरत के चेहरे पर एक बहुत लंबी मुस्कान थी। उन औरतों की वो मुस्कान साफ साफ जाहिर कर रही थी कि वो रूपमती के न्याय से बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। और रूपमती के न्याय से प्रसन्न औरतों के चेहरे देखकर राजकुमार यशवर्धन खुश थे। उन्हें ये बात बहुत खुशी दे रही थी कि रूपमती की बातों से, रूपमती के न्याय से इन औरतों को खुशी मिल रही है। हालांकि अब तक राजकुमार यशवर्धन रूपमती से नाराज भी थे। जिस तरह से उन्होंने उनके माँ बाप का अपमान किया था वो उन्हें अभी तक याद था, लेकिन वो रूपमती से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते थे। उन्होंने रूपमती से ज्यादा कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उनके मन में नाराजगी जरूर थी। वहीं जब मधु ने देखा कि राजकुमारी रूपमती की वजह से सारी औरतें खुश हो रही हैं और रूपमती बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से उन औरतों को समस्याओं का विवरण दे रही है, तो ये देखकर मधु को बहुत जलन होने लगी। उसकी नजर एक पल के लिए यशवर्धन पर पड़ती तो अगले ही पल राजकुमारी रूपमती पर। यह देखकर उसे हैरानी होती कि यशवर्धन रूपमती को बस एकटक देखे जा रहे हैं। यशवर्धन की नजर जिस तरह से रूपमती पर टिकी हुई थी वो देखकर मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ना ही उसे इस बात से खुशी हो रही थी कि यशवर्धन लगातार रूपमती को देखे। वो चाहती थी कि रूपमती की जगह हमेशा वही खड़ी हो, लेकिन फिर भी इतनी कोशिशों के बाद भी वो रूपमती की जगह नहीं ले पा रही थी। ना ही यशवर्धन के दिल में अपने लिए कोई जगह बना पा रही थी। ये बात उसे कहीं ना कहीं मायूस करने लगी थी। कुछ देर तक दरबार चलता रहा और औरतें रूपमती से अपनी शिकायत लेकर आती रहीं। काफी समय बाद जब सारी औरतें वहां से खुशी खुशी चली गई तो दरबार भी खत्म हुआ और सब अपने अपनी जगह से उठकर जाने लगे। रूपमती भी अपने कपड़े ठीक करते हुए उठी और अपने पल्लू को संभालते हुए वहां से जाने लगी। तो अचानक ही रूपमती का हाथ किसी ने पकड़ ली। रूपमती को ये अजीब सा लगा। पहली बार शायद किसी ने उसे इस तरह से पकड़ा हुआ था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़े हुए है, उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा। सामने यशवर्धन थे। उसे देखकर रूपमती को अजीब सी हैरानी हुई। यशवर्धन ने उसका हाथ उससे बिना पूछे कैसे पकड़ा, ये बात उसे हैरान करने लगी। वो यशवर्धन को गुस्से में घूरने लगी तो यशवर्धन ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहा, माफ करना रूपमती जी, मुझे नहीं पता था कि मेरा इस तरह से हाथ पकड़ना आपको बेकार लगेगा। मैं बस आपको रोकना चाह रहा था। मैंने आपको रुकने का इशारा किया लेकिन आप रुकी नहीं, इसलिए यहाँ आकर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। राजकुमार यशवर्धन का व्यवहार रूपमती को कभी कभी समझ नहीं आता था। कभी कभी तो रूपमती से यशवर्धन इस तरह गुस्सा होते थे कि रूपमती को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता था और उनके सामने उसे चुप रहना पड़ता था। लेकिन कभी कभी यशवर्धन बिल्कुल बच्चों जैसे रूपमती के सामने पेश आते थे। उसे समझ नहीं आता था कि यशवर्धन का असली रूप है तो है क्या। यशवर्धन को समझना उसके लिए दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। इतने दिनों से यहाँ होने के बावजूद भी वो यशवर्धन को समझ नहीं पा रही थी। कहीं पर उसे लगता था कि यशवर्धन वैसे ही है जैसे उसने उसे पहली बार में समझा था, लेकिन कई बार यशवर्धन का बदला हुआ रूप उसे उनके बारे में अपनी सोच को बदलने पर मजबूर कर देता। रूपमती को देखकर यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर दीजिए, अब इस तरह घूरेंगी तो मैं डर जाऊंगा। रूपमती ने यह सुनकर अपनी नजरें फेरते हुए कहा, जी बताइए, कैसे रोका आपने मुझे? कुछ काम था आपको मुझसे? जरूरी तो नहीं मुझे जब कोई काम हो तभी आपको रोकूं। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं था तो फिर आपने मुझे क्यों रोका? बताइए, किसी कारणवश तो आपने मुझे रोका होगा। राजकुमारी रूपमती, आज मैं आपके राज्य के छोटे छोटे गांव में दौरा करने जा रहा हूं। मेरा दौरा कई दिनों तक चलेगा।
हो सकता है दौरा 2 से 3 दिन तक चले, और मैं चाहता हूं कि उस दौरे में मेरी रानी बनकर आप मेरे साथ चले। क्यों? मैं ही क्यों? इतनी रानियां हैं, इतनी राजकुमारियां हैं। यहाँ पे किसी को भी ले जाइए। आप राजकुमारी मधु को ले जाइए, किसी और को ले जाइए। मुझे क्यों ले जाना चाहते हैं आप अपने साथ? रूपमती ने अपनी नजरें गुस्से में यशवर्धन पर टिकाते हुए कहा। तो यशवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर किसी में आप जैसी बात तो नहीं है ना। रूपमती को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा और वो यशवर्धन को घूरते हुए बोली, मतलब? अरे जिस तरह की आप बातें करती हैं, जिस तरह से आप लोगों का मनोबल बढ़ाती हैं, जिस तरह से आप औरतों को समझती हैं, वो देखकर तो मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया हूं। मैं चाहता हूं कि जब आप गांव में जाएं, दूर दूर गांव की औरतों को देखें, उनकी समस्या को समझें, तो आप उनके लिए कोई अच्छा समाधान ढूंढ पाए। मुझे लगता है कि इस दौरे में आपको मेरे साथ चलना चाहिए। जब आप अपनी प्रजा की परेशानियां देखेंगी, अपनी प्रजा की औरतों की परेशानियों को देखेंगी और समझेंगी, तो कुछ बहुत अच्छा न्याय कर पाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपका न्याय हर बार की तरह बिल्कुल सही होगा। आज जिस तरह से आपने औरतों को हौसला दिया है, जिस तरह से आपने औरतों की शिकायत खत्म की है, और जिस तरह से वो औरतें आज मुस्कुराकर आपसे बात करने के बाद गई हैं, वो देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा के इस दौरे पर आप मेरे साथ चलें, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगी। राजकुमार ने इतना कहकर रूपमती का जवाब भी सुनना सही नहीं समझा और वो वहां से सीधा निकल गए। रूपमती भी यशवर्धन के जाने के बाद अपने कमरे में गई और अपने पैर पटकते हुए बोली, समझते क्या है राजकुमार अपने आप को? इनका जो मन होगा वो करेंगे। मेरी बात भी नहीं सुनी और बस अपना आदेश सुनाकर चले गए। मुझे पूरी बात कहने का मौका तो देते। मुझे नहीं जाना उनके साथ किसी दौरे पर। क्यों जाऊं मैं उनके साथ किसी दौरे पर? क्या मिलेगा मुझे इस दौरे पर? अरे प्रजा की समस्याओं का समाधान तो मैं यहाँ बैठे बैठे भी कर सकती हूँ, पर उनके साथ अकेले वक्त बिताने में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे नहीं जाना उनके साथ। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कैसे भी कर खुद को उनके साथ जाने से रोकना होगा। पर क्या करूं? क्या करूं ऐसा जो राजकुमार यशवर्धन रुक जाए और मुझे अपने साथ लेकर ना जाए, बल्कि किसी और को लेकर जाए। रूपमती अब सोचने लगी कि वो राजकुमार यशवर्धन को किस तरह से प्रजा के दौरे पर जाने के लिए खुद को ले जाने से मना कर पाए। उसके दिमाग में कई योजनाएं आ रही थी, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रही थी कोई न कोई योजना बनाने की। वहीं राजकुमारी मधु की दासी ने उसे एक बार फिर बताते हुए कहा, मैंने अभी अभी सुना है राजकुमार राजकुमारी रूपमती को अपने साथ 2 दिन के दौरे पर ले जाना चाहते हैं। वे 2 दिन तक वहां गांव में रहेंगे। वो अलग अलग गांव का दौरा करेंगे और इस बीच राजकुमारी रूपमती उनके साथ रहेंगी। क्या कह रही हो तुम ये? मधु ने चौंक कर कहा, राजकुमार ने उन्हें खुद कहा है? मधु ने दोबारा पूछा, जी, राजकुमार ने खुद राजकुमारी रूपमती को अपने साथ चलने के लिए कहा है। ये सुनकर मधु को और गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगी कि इतना सब करने के बाद भी यशवर्धन क्यों हर बार राजकुमारी मधु को छोड़कर राजकुमारी रूपमती को चुनते थे। ऐसा रूपमती में क्या था जो मधु में नहीं था? ऐसा क्या था रूपमती के अंदर जो यशवर्धन इतना खिंचाव उसकी तरफ महसूस करते थे? क्यों उसकी तरफ इतना झुके हुए थे? क्यों आखिर उनके मन में रूपमती को लेकर इतना प्रेम था? ये सारी बातें मधु को परेशान कर रही थी। वहीं यशवर्धन जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि रूपमती इस दौरे पर ना जाने की नई नई योजनाएं बना रही है और कैसे भी करके वो इस योजना को सफल बनाकर राजकुमार को जाने से रोकेंगी। क्या होगा आगे? क्या रूपमती सच में जाएगी यशवर्धन के साथ इस दौरे पर, या रोक लेगी वो अपने आप को और रोक देगी यशवर्धन को जाने से? जानने के लिए सुनिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। रूपमती को अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो यशवर्धन के साथ क्यों जाए। वो कैसे भी करके यशवर्धन के साथ जाने की योजना को पूरी तरह विफल करना चाहती थी, लेकिन कैसे ये बात उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। यशवर्धन दौरे के लिए पूरी तरह तैयार थे और अब वे राजकुमारी रूपमती के पास जाना चाहते थे।
वो राजकुमारी रूपमती के पास गए और उन्होंने रूपमती को आवाज लगाते हुए कहा, आप अब तक तैयार नहीं हुई? राजकुमारी रूपमती ने यशवर्धन को देखकर अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी। अरे, क्या हुआ आपको? जैसे ही यशवर्धन ने सुना कि रूपमती ने ये कहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वे रूपमती की चिंता करने लगे। वे रूपमती के पास आकर उनका माथा देखते हुए बोले, क्या हुआ? बताइए ना, क्या क्या परेशानी है आपको? मैं भी वैद्य जी को बुलाता हूँ, लेकिन आप आराम कीजिए, मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। यशवर्धन को इतना घबराते हुए देखकर रूपमती ने उनका हाथ पकड़कर देखा और बोली, नहीं नहीं, वैद्य जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप भी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं एक औरत हूं, कभी कभी ऐसे भी मेरी तबीयत खराब होती है। यशवर्धन को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। उसने रूपमती को देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप खड़ी क्यों हैं? आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। इतना कहकर राजकुमार ने रूपमती को उनके कंधों से पकड़ा और उन्हें पलंग पर लेकर आए। अपने गोल आकार की उस पलंग पर बैठते हुए रूपमती की नजरें यशवर्धन से मिल नहीं रही थी। यशवर्धन से नजरें झुकाते हुए रूपमती ने कहा, आप जा सकते हैं, मैं आराम करना चाहती हूँ। बिल्कुल चले जाएंगे, हम कुछ ही पल में यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप आराम करना। पहले आपको एक बार वैद्य जी को बुलाकर दिखा लें। अरे नहीं, अब हर समस्या का समाधान वैद्य जी तो नहीं देंगे ना, ये तो हर महीने की समस्या है। आप जाइए और आप खुद आराम कीजिए, मैं ठीक हूं। आप अपने दौरे के लिए जाइए, आपको देर हो रही है। नहीं, अब मैं दौरे पर नहीं जा रहा हूं। यशवर्धन ने तुरंत ही अपनी योजना बदल दी। ये देखकर रूपमती को हैरानी हुई। उसने हैरानी में यशवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, आप दौरे पर नहीं जा रहे हैं? पर क्यों? आपको तो दौरे पर जाना चाहिए। प्रजा के दौरे पर जाकर ही आप समझ पाएंगे ना। फिर जब कुछ समझने के लिए आप इस दौरे पर जाते हैं ना, अब आप एकदम से दौरे पर जाने की इस योजना को विफल क्यों कर रहे हैं? आप जाइए, मैं ठीक हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरी अगर ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो मैं किसी दासी से कहकर वैद्य जी को बुला लूंगी। नहीं राजकुमारी रूपमती, आप ठीक ना हो और हम आपको इस हाल में छोड़कर महल से चले जाएं, वो भी 2 दिन के दौरे पर, ये मुमकिन तो नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं यही हूं। एक काम करेंगे, आपकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम यहाँ से चलेंगे। राजकुमार ने इतना कहा और वो वहां से चले गए। हालांकि रूपमती को चिंता सताने लगी थी। उसने ये सब इसलिए किया था ताकि उसे यशवर्धन के साथ ना जाना पड़े, लेकिन यशवर्धन ने तो रूपमती की तबीयत देखकर खुद ही अपनी योजना को विफल कर दिया था और अभी खुद ही वहां नहीं जा रहे थे जहां जाने के लिए उन्होंने रूपमती से पूछा था। ये देखकर रूपमती को गुस्सा आने लगा। उसे लगा था कि उसकी योजना काम कर जाएगी और यशवर्धन किसी और रानी के साथ दौरे पर चले जाएंगे, लेकिन रूपमती के बिना यशवर्धन जाने को तैयार ही नहीं थे। ये बात रूपमती को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। उसे गुस्सा भी आ रहा था। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, कितनी मुश्किल से इतना अच्छा बहाना ढूंढा था। सोचा था राजकुमार यशवर्धन मेरी बातों में आ जाएंगे और मेरी तबीयत पर ज्यादा जोर जबरदस्ती ना कर खुद दौरे पर चले जाएंगे, पर लगता है कि मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है उन्हें। ऐसे दिखाते हैं जैसे मेरी फिक्र में ही दिन रात रहते हो। अरे मैं समझती नहीं क्या कि कितने भोले हैं राजकुमार यशवर्धन? अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कह रही हूं? राजकुमार यशवर्धन और भोले, ये तो हो ही नहीं सकता। राजकुमार भोले तो नहीं हो सकते। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से जब मैं महल में आई थी, मुझे कैद खाने की तरह उस काल कोठरी में, उस 2-4 दीवारी के कमरे में बंद कर दिया था और मैं उन्हें भोला समझ रही हूं। नहीं, ये तो मेरी गलती है। रूपमती अपने आप में ही बातें किए जा रही थी। वहीं यशवर्धन को जब कुमार साहब ने रूपमती के कक्ष से बाहर आते हुए देखा तो वो अपना सिर झुकाते हुए बोला, राजकुमार, रथ तैयार है। आप दोनों के लिए रथ तैयार करवा दिया गया है। आप दोनों अब अपने अपने रथ में बैठकर दौरे के लिए जा सकते हैं। जरूरत का सारा सामान मैंने रथ में रखवा दिया है। राजकुमार यशवर्धन ने कुमार साहब की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब मैं आज
इस दौरे पर नहीं जा रहा हूं। कुमार साहब ये सुनकर अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोले, नहीं जा रहे हैं? मतलब अभी तो आप कह रहे थे कि आप दौरे पर जा रहे हैं और मैंने सारी तैयारी भी करवा दी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप दौरे पर नहीं जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। कुमार साहब को इस तरह देखकर यशवर्धन ने कहा, राजकुमारी रूपमती की तबीयत ठीक नहीं। एक बार जब वे ठीक हो जाएंगी, इसके बाद हम दौरे पर जाएंगे। जब तक वे ठीक नहीं हो जाती, हम दौरे पर नहीं जा सकते। कुमार साहब को ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। अभी थोड़ी देर पहले तो रूपमती बिल्कुल ठीक थी, इतनी जल्दी उन्हें क्या हो गया था? कुमार साहब को ये बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि हो ना हो राजकुमारी रूपमती फिर से यशवर्धन के सामने कोई बहाना बनाकर ना जाने के लिए इस तरह की बातें कर रही थी। लेकिन कुमार साहब की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो राजकुमार यशवर्धन को ये बता पाए या उनसे कह पाए, क्योंकि उसे लगता था कि राजकुमार यशवर्धन खुद भी इतने समझदार हैं कि वो सब समझ सकते थे कि रूपमती ये सब क्यों कर रही थी। हालांकि कुमार साहब ने राजकुमार यशवर्धन की बात सुनकर उनका रास्ता छोड़ा और यशवर्धन अपने रास्ते पर निकल गए। रूपमती को आराम करते पूरा दिन निकल गया। रात होने को आई थी। जैसे रात हुई, अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब उसने उठकर देखा तो सामने यशवर्धन को पाया। यशवर्धन को देखकर वो धीरे से बोली, आप बताइए, अब कैसी है आपकी तबीयत? राजकुमारी रूपमती, आप ठीक है ना? रूपमती ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। मैंने पहले भी कहा था कि मैं ठीक ही हूं। वो परेशानी है तो झेलनी पड़ेगी। आप इतना परेशान मत होइए। अगर मैं ठीक ना होती तो मैं खुद आपको किसी न किसी दासी से कहकर बुला लेती। चलिए, ऊपर वाले का शुक्र है कि आप ठीक हैं। कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। और हाँ, जब आप ठीक हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे लिए दौरा बहुत जरूरी है और मैं दौरा आपके साथ ही करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप मेरी भावना को समझ रही होंगी। राजकुमार यशवर्धन की बात सुनकर रूपमती शांत रही। इस बार राजकुमार यशवर्धन ने जिस तरीके से विनम्रता के साथ रूपमती से सारी बातें कही थी, कहीं ना कहीं रूपमती का दिल भी एक पल के लिए पिघलने सा लगा था। उसे भी लग रहा था कि यशवर्धन के साथ हुई इस लड़ाई में, यशवर्धन के साथ हुए इस विवाद में कहीं ना कहीं प्रजा पिस रही थी और वो नहीं चाहती थी कि राज्य की प्रजा उसकी वजह से मुसीबत में आए। इसलिए उसने अपना सिर झुकाकर कहा, जी बिल्कुल, फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही आपके साथ दौरे पर जाने के लिए तैयार हूं। रूपमती ने जैसे ही दौरे पर चलने की बात कही तो यशवर्धन खुश हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान साफ साफ देखी जा सकती थी, जो साफ साफ बयां कर रही थी कि राजकुमारी रूपमती के जाने की खुशी उन्हें कितनी ज्यादा थी। यशवर्धन रूपमती से मिलने के बाद वहां से निकल गया। रूपमती भी आराम से लेटकर आराम करने लगी। हालांकि अगली सुबह रूपमती जल्दी उठ गई और उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसे पता था कि आज राजकुमार यशवर्धन के साथ उसे दौरे पर जाना था। इस दौरे पर जाने के लिए उसे हल्की सी खुशी भी थी। तभी एक दासी उसके सामने आकर बोली, राजकुमार यशवर्धन ने आपको बुलाया है। जी, मैं अभी आती हूँ। दासी की बात सुनकर रूपमती ने सिर हिलाया और यशवर्धन के पास जाने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकल गई। यशवर्धन के सामने जाकर उसने धीरे से कहा, राजकुमार, आपने मुझे बुलाया? रूपमती, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि हम आज दौरे पर चल तो रहे हैं, लेकिन हम पूरे गांव का दौरा नहीं करेंगे। मैं केवल अपने ही राज्य का दौरा करने जा रहा हूँ, क्योंकि पूरे गांव का दौरा करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। जब तक का समय हमारे पास है नहीं। अभी हमारे लिए हमारे गांव का दौरा ही जरूरी है, तो हम अपने राज्य के आसपास की जगह का दौरा करेंगे। जैसी आपकी अनुमति। रूपमती ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जिसे देखकर यशवर्धन हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूपमती इतने प्यार से भी पेश आ सकती है, वरना हर बार तो रूपमती उनकी हर बात को काटती थी और हर बात पर सवाल जवाब शुरू कर देती थी। लेकिन इस बार रूपमती आराम से यशवर्धन की बात मान गई थी। ये देखकर यशवर्धन को बड़ी हैरानी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रूपमती का ये बदलाव क्या था। क्या सच में रूपमती में बदलाव आ रहे थे? क्या सच में रूपमती के मन में यशवर्धन को लेकर कुछ आ रहा था? हालांकि यशवर्धन नहीं चाहते थे कि किसी तरह के सवाल जवाब में रूपमती का दिमाग फिर से खराब हो।
इसलिए उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किया और चुपचाप रथ के लिए तैयार होकर रथ पर बैठ गए। वही रूपमती भी उन्हीं के साथ रथ पर सवार होकर आसपास के राज्य के दौरे पर निकल गई। राजकुमारी रूपमती ने इस समय एक दासी की तरह कपड़े पहने हुए थे। राजकुमार यशवर्धन ने बिल्कुल एक गांव के किसान की तरह उन दोनों ने ये भेष इसलिए धारण किया था ताकि प्रजा उन्हें आम इंसान समझे और उन्हें आम इंसान समझकर उनके सामने अपने सारे दुखों का हल तोड़ दे और वे भी समझ पाएं कि प्रजा में किस किस तरह के लोग रहते हैं। इन सारी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उन दोनों ने रूप धारण किया था। हालांकि दोनों रथ में साथ साथ बैठे हुए थे। रूपमती और यशवर्धन एक दूसरे से कुछ बातें नहीं कर रहे थे। दोनों बिल्कुल खामोश बैठे थे। जहां रूपमती की निगाहें रथ से बाहर की तरफ सड़क पर टिकी थी, वहीं राजकुमार यशवर्धन की निगाहें बस रूपमती पर। हालांकि रूपमती को इस बात का एहसास हो रहा था कि यशवर्धन उसे ही देखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी नजर उठाकर यशवर्धन को नहीं देखा था। उसकी निगाहें बस बाहर ही ठहरी हुई थी। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए यशवर्धन ने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आप कोई भी रूप धारण करें लेकिन लगती खूबसूरत ही हैं। खूबसूरती इंसान के चेहरे में नहीं, देखने वाले की आंखों में होती है। रूपमती ने भी तुरंत ही जवाब दिया कि तभी अचानक उनका रथ पलटने सा लगा। अचानक ही रथ में एक बहुत जोर का झटका लगा और यशवर्धन और रूपमती दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इस समय यशवर्धन का हाथ रूपमती की कमर पर था और रूपमती का हाथ राजकुमार के कंधे पर। दोनों आंखों में आंखें डालकर बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। क्या होगा अब आगे? क्या राजकुमार और रूपमती के बीच करीबियां बढ़ रही थी या आने वाली थी दूरी? क्या करेगी राजकुमारी मधु? जानने के लिए सुनिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रानी रूपमती। रूपमती यशवर्धन के साथ दौरे के लिए निकल चुकी थी, पर अचानक रास्ते में उन दोनों का रथ खराब हो गया। रथ चलाते हुए सारथी ने यशवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, माफ करना राजकुमार यशवर्धन, पर रथ का पहिया धंस गया है। दलदल से रथ का पहिया निकालने में बहुत देर लग जाएगी। ये सुनकर यशवर्धन ने अपने सारथी को देखते हुए कहा, ऐसे कैसे देर लग जाएगी? कोशिश करो, हो सकता है कोशिश करने से बाहर निकल आए। नहीं, मैंने काफी कोशिश की, लेकिन वो पहिया बाहर नहीं निकला। सारथी ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर यशवर्धन गुस्से में आ गए, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब उसे अभी वापस जाना ही होगा। वो समझ चुका था कि यहाँ से आसपास का दौरा पैदल करना तो मुश्किल था, इसलिए उसने ज्यादा गौर नहीं किया और वो रूपमती की तरफ देखने लगा। राजकुमार ने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा, क्या लगता है आपको, हमें आगे जाना चाहिए या वापस जाना चाहिए? रूपमती को भी हल्की सी बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों, जब से राजकुमार ने उसे छुआ था, उसके मन में अजीब सी भावना आ रही थी। उसने यशवर्धन को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों, पर मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आपको तो पता है, मैं अभी अभी बीमारी से उठी हूँ। मेरा मन भी नहीं है कहीं जाने का। आप एक काम कीजिए, अब वापस चलिए। रूपमती ने भी जब यशवर्धन को वापस जाने के लिए कहा, तो यशवर्धन वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। वे रूपमती के साथ वापस पैदल ही अपने महल की तरफ निकल गए। महल से वे दोनों ज्यादा दूर नहीं गए थे, जिस वजह से उन्हें महल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। वहीं जब कुछ लोगों ने इस तरह राजकुमार और राजकुमारी को वापस आते हुए देखा, तो कुमार साहब आगे आए। कुमार साहब ने आगे जाकर राजकुमार से पूछते हुए कहा, क्या बात है राजकुमार, आप वापस क्यों लौट आए? पता नहीं, रास्ते में सारथी ने रथ को दलदल में फंसा दिया। वो बाहर नहीं निकला, जिस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। ऐसी बात है तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग आराम कीजिए। आप लोग बाद में दौरे के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, मुझे भी लगता है वही ज्यादा सही होगा। ये कहकर यशवर्धन अपने कक्ष की तरफ निकल गए और रूपमती अपने कक्ष की तरफ। हालांकि उसके दिमाग में अजीब सी चीज चल रही थी। वो इस समय वापस आते समय आसपास देख रही थी। उसने देखा कि अब राजकुमार ने उसके आसपास पहरा कम कर दिया था। उसने ये भी महसूस किया था कि दास दासियां भी उसके आसपास बहुत ही कम भटकते थे। वो अपने कक्ष में चली गई
और आराम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अपने कक्ष में जा रहे थे। तभी एक सैनिक ने उसे रोकते हुए कहा, महाराज आपको बुला रहे हैं। यशवर्धन ने ये सुना तो वह हैरानी में बोला, महाराज को मुझसे इस समय क्या काम है? चलो ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। ये कहकर यशवर्धन आगे बढ़ गया और महाराज के पास चला गया। महाराज भूदेव अपने हाथ पीछे बांधे हुए चल रहे थे और यशवर्धन का ही इंतजार कर रहे थे। वही रूपमती भी किसी काम से यशवर्धन से मिलने के लिए बाहर निकल आई थी। वो यशवर्धन से मिलने के लिए कक्ष की तरफ जा रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, क्या करते हो राजकुमार? और कितना इंतजार करवाओगे? मैंने तुमसे कहा था कि रूपमती से विवाह कर लो, जल्द से जल्द विवाह की क्रिया को पूरा करो। तुमने देखा ना रूपमती किस तरह से तुम्हारी हर बात को टाल रही है। अगर इस तरह तुम्हारी हर बात टालती रही तो फिर रूपमती को संभालना और उससे विवाह करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन आप भी जानते हैं कि रूपमती जब तक सहमत नहीं होंगी मैं उनसे विवाह कैसे करूंगा। तुम्हें उनकी सहमति से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? तुम्हें तो अपने अंश से मतलब है ना। हमें हमारा राजगद्दी पर बैठने वाला युवराज चाहिए। उसे युवराज के लिए हम ये सब कर रहे हैं ना। उस बालक के लिए हमें रूपमती का इस्तेमाल करना है। तो तुम रूपमती को क्यों इतना समय दे रहे हो? क्यों उनका इतना इंतजार कर रहे हो? उनके हाँ या ना से आपको क्यों इतना फर्क पड़ता है? आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं जल्दी उनसे विवाह कर लूंगा। ये 15 दिन पूरे होने से पहले मैं उन्हें विवाह के बंधन में बांध लूंगा। यशवर्धन ने अपने पिता को दिलासा दी। वहीं रूपमती जो बाहर खड़ी थी और जो अभी अभी यशवर्धन से बात करने के लिए निकली थी, उसने जब ये सारी बातें सुनी तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमार यशवर्धन ने ये सब कहा था। उसे तो लगता था कि यशवर्धन और उसके बीच रिश्ते अच्छे हो रहे थे। उसे लगता था कि यशवर्धन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब उसने इतनी बड़ी सच्चाई अपने कानों से सुनी तो वो हैरान रह गई। अपने कानों पर उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि अगर अब वो यहाँ से नहीं भागी तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। उसके लिए यहाँ से भागना जरूरी था, क्योंकि वो किसी भी हाल में यशवर्धन से विवाह करने के लिए तैयार नहीं थी। यशवर्धन से विवाह कर वो अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकती थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि अब उसे यहाँ से भागना होगा। पर कैसे? ये बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार यशवर्धन कुछ देर तक और महाराज भूदेव से बात करते रहे। महाराज भूदेव ने रूपमती के बारे में उन्हें काफी समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि रूपमती से विवाह कर जल्दी से जल्दी रूपमती को अपने विवाह के बंधन में बांध लेना चाहिए। यशवर्धन को महाराज भूदेव की सारी बातें समझ में आ रही थी। वहीं महारानी अमृता देवी भी खड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत थी। उन्होंने विवाह के संपन्न होने के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, ना ही उन्होंने विवाह के बारे में कोई उल्लेख किया था। वही रूपमती जो ये सारी बातें अपने कानों से सुन सकती है, वो इस महल में एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने आसपास देखा और पाया कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और भागने में भी वे कामयाब हो सकती है। वो यहाँ से अब भाग सकती थी। ये देखकर उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की। वो अपने कक्ष में वापस गई। कक्ष की खिड़की से कूदकर उसने अपने घोड़े को उठाया और घोड़े को उठाकर उन्होंने घोड़े पर बैठकर उसकी लगाम खींची। जैसे ही घोड़े की लगाम खींची वो घोड़ा भागा और रूपमती चुपचाप वहां से निकल गई। किसी को भी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो महल से भाग रही है। महल से भागते हुए रूपमती ने जोर से अपने घोड़े की लगाम खींची और तेज रफ्तार में उनका घोड़ा भागता हुआ वापस उनके महल की तरफ जाने लगा। इस समय वो अपने माता पिता के पास वापस जा रही थी। घोड़े पर बैठे बैठे उनके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। वो खुद भी बड़बड़ाते हुए बोली, क्या समझ रही थी मैं राजकुमार यशवर्धन को, और वे क्या निकले। मुझे तो लगा था कि वे इतने अच्छे हैं, मुझे लग रहा था कि वो काफी अच्छे हैं और मैं ही उन्हें गलत समझ रही हूँ। लेकिन आज उनकी सब असलियत मेरे सामने आ गई। मैं कितनी गलत फहमी में थी जो मैं उन्हें अच्छा समझ रही थी। कितने ही सवाल चल रहे थे रूपमती के मन में। वो गुस्से में बस आगे बढ़ते जा रही थी। इस समय उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि उसे क्या करना था, ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि उसे यशवर्धन को कैसे रोकना है। उसे बस अपने महल वापस जाना था। वो बस अपने महल वापस जाकर चैन से रहना चाहती थी। लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि उसके माँ बाप उसे चैन से रहने नहीं देंगे।
पर यहाँ रुककर भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। अगर वो यहाँ रुकती तो यशवर्धन जबरदस्ती उससे शादी कर लेते, और जो वो किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहती थी। महल से भागकर वो अपने महल की तरफ गई। महल में पहुंचकर उसने अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और सीधा महल के अंदर प्रवेश कर गई। पास के सैनिक उसे देख रहे थे। रूपमती को इतने समय बाद यहाँ देखकर उनकी आंखें हैरानी में चौड़ी हो गई थी। रूपमती तुरंत भागकर सीधा अपने माँ के कक्ष में गई। उसकी माँ, जो उस समय किसी जरूरी काम में व्यस्त थी, उन्होंने जब रूपमती को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गई। रूपमती को देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ आई कैसे? मैं यहाँ कैसे आई, ये बात आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। मैं यहाँ क्यों आई, ये बात आपके लिए ज्यादा मायने रखती है। आपको क्या लगा था मैं यशवर्धन से विवाह कर लूंगी? मैं किसी भी हाल में यशवर्धन से विवाह नहीं करूंगी। वो कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। रूपमती की माँ अभी भी हैरानी में रूपमती को देखे जा रही थी। रूपमती ने आकर सीधा उनसे इस बात का विवाद करना शुरू कर दिया था कि वो यशवर्धन से विवाह नहीं करेंगी। हालांकि अभी तक उनकी खुद की माँ ने इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया था। वो बस रूपमती को देखे जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने समय बाद भी रूपमती को देखकर उनकी आंखों में रूपमती के लिए कोई स्नेह नहीं था। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रूपमती के यहाँ होने या ना होने से कोई खास फर्क पड़ता ही ना हो। ना उन्हें इससे मतलब हो कि रूपमती कहाँ है, कैसी है, क्यों है। उन्हें किसी बात से फर्क ना पड़ता हो। ऐसा कुछ उनके चेहरे पर झलक रहा था। रूपमती गुस्से में हांफते हुए चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। तभी एक दासी पानी का ग्लास लेकर रूपमती के पास आई और रूपमती ने वो पानी का ग्लास उठाया और उसे पीने लगी। तभी महारानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कक्ष से बाहर महल के पास ले गई। महल के उस भाग में जहां उनका घोड़ा बांधा जाता था, वहीं आकर उन्होंने रूपमती को देखते हुए चीखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं आपको देखने आई हूँ, पिताजी को मिलने आई हूँ। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। यशवर्धन के पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वे भी मेरे साथ धोखे से शादी बनाना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उनके साथ विवाह किसी भी हाल में नहीं रचाऊंगी। अगर उन्हें लगता है कि वे मुझ पर दबाव डालकर, मुझे परेशान करके या मुझे कैद करके मुझसे विवाह कर सकते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और मैं उनकी गलतफहमी में फंसने वाली नहीं हूं। रूपमती अपने गुस्से में बहुत कुछ कहे जा रही थी और उनकी मां चुपचाप सुनती जा रही थी। हालांकि अभी भी वे समझ नहीं पा रही थी कि रूपमती को कैसे समझाए। उनकी चुप्पी देखकर रूपमती भी एक पल को चुप हो गई। उसने अपनी मां के सामने फिर गुस्से में चीखते हुए कहा, मैं यशवर्धन से शादी नहीं करूंगी। वो बहुत ही क्रूर, बहुत ही निर्लज्ज है। वे बहुत ही बुरे इंसान हैं। रूपमती को यशवर्धन के बारे में ये सब कहते हुए सुनकर रूपमती की मां बिल्कुल ही सदमे में आ गई थी। अगले ही पल वो उसे खींचकर महल के द्वार के पास ले आई। फिर उसे दरवाजे से बाहर निकालते हुए उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। रूपमती चौंक गई थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। रूपमती के हाथ में जहां से उसकी मां ने उसे पकड़ा हुआ था, वहां दर्द होने लगा था। तभी रूपमती की मां ने उसका हाथ छोड़ दिया। क्या होगा अब आगे? क्या रूपमती की मां उसे स्वीकार करेगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए रानी रूपमती, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम।